एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक इंसान को जो कि बैठ कर के कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा रहता है और उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं रहती है। तभी वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी आकर के उसे बताती है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं यहाँ पे उनकी रिसर्च को ज्वाइन करने के लिए। तो फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि उनका नाम कांजी है। आगे वो अपनी सेक्रेटरी से कहते हैं कि वो उन्हें यहाँ से लेके जाएं रिसर्च वाली जगह पे और वो वहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ से जाते हुए रिप्रेजेंटेटिव कहने लगते हैं, लगता है जो प्रोफेसर कांजी हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों पे एक साथ काम कर रहे हैं और जो उनकी रिसर्च है वो दुनिया भर के काम में आने वाली है और साथ ही साथ इनसे काफ़ी सारे पेशेंट की ज़िंदगी भी बचेगी। फिर हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर कांजी अपने स्नैक्स को खाते हैं जो कि असल में जंक फूड रहता है और फिर वो अपनी एक फ़ोटो को देखने लगते हैं और सोचते हैं किस तरीके से उनकी छोटी बहन ने कहा था कि अगर वो दवाई खा के सो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगी ना। लेकिन असल में उनकी बहन नहीं बच पाई क्योंकि ट्यूमर ठीक नहीं हो पाया मेडिसिन की मदद से और उन लोगों को आखिर में जाकर के हार माननी पड़ी। तब से प्रोफेसर ने सोच लिया किसी न किसी मेडिसिन को तो काम करना ही चाहिए, अगर ऐसी मेडिसिन है ही नहीं तो वो खुद बना लेंगे। जिसके बाद वो अपनी लेबोरेटरी के अंदर थोड़ा सा काम करते हैं और अपने हाथ के ऊपर केमिकल सिंथेसिस खत्म होने का टाइम भी लिख लेते हैं। फिर वो वहाँ पे सोने लगते हैं और साथ ही साथ सोचते हैं कि कितने टाइम हो गया है उन्हें असली पेशेंट से मिले हुए। और फिर उनकी सेक्रेटरी वहाँ पे वापस आती हैं लेकिन वो हैरान हो जाती हैं क्योंकि प्रोफेसर कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। एंड देन हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि कह रही रहती है, फार्मा आप उठ ही गए ना। फिर फार्मा उठ जाता है और उसके सर में दर्द हो रहा था। तो फिर वो लड़की कहती है कि उनके ऊपर बिजली गिरी थी तो इसीलिए उन्हें इतना दर्द हो रहा है। फार्मा फिर अपने हाथों को देखता है और फिर वो वहां से जाकर के खिड़की में देखता है और उस जगह को देख करके फार्मा पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। जिसके बाद फार्मा उस लड़की से कहता है कि वो अपनी याददाश्त भूल गया है। वो लड़की बताती है कि वो फार्मा है और वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। ये सुन के फार्मा सोचने लगता है ये नाम फार्मासिस्ट से काफी ज्यादा ही सिमिलर है। फिर वो लड़की उसे एक मिरर दिखाती है जिसके अंदर वो खुद को देख के हैरान होता है और सोचता है यानी कि वो मर गया है। शायद ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा ही काम करता था। फिर वो पूछने लगता है बाकी की चीजों के बारे में। वो लड़की बताती है कि उसका नाम चार्लोट है और वो उसकी केयर टेकर है। वो उसे चाहे तो लोटी भी बुला सकता है। फार्मा फिर कहने लगता है क्या वो उसकी बैंडेजेस को हटा सकती है, उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जिसके बाद वो अपने हाथ के ऊपर देखता है और वहाँ पे उसके वही सारे नंबर लिखे रहते हैं लेकिन बस वो उल्टे रहते हैं। फिर वहाँ पे लोटे आ जाती है और वो फार्मा के हाथ के ऊपर के निशान को देख के कहती है ये तो होली मार्क है पेनेक्थियस का। जिसके बाद वो उससे प्रार्थना करने लगती है। फार्मा कहता है ये सिर्फ उसे बिजली गिरने के बाद के जलने के निशान है लेकिन लोटे कहती है नहीं, पेनेक्थियस ने उसे बिजली से बचाया है और ये इस चीज का सबूत है। फार्मा ये सुन के कहता है क्या पेनेक्थियस तबाही के देवता है। तो फिर ये सुनकर के लोटे डर जाती है और कहने लगती है पेनेक्थियस असल में दवाइयों के देवता है। क्या फार्मा इसके बारे में भी भूल गया है। फार्मा कहने लगता है नहीं, वो बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। जिसके बाद उसे लोटे बताती है कि उसकी जो नोबल फैमिली है वो असल में मेडिसिन फैमिली है फ्लूइड वैम्पायर की और साथ ही साथ फार्मा के जो फादर हैं वो असल में आर्क ड्यूक की पोजीशन के ऊपर है। आर्क ड्यूक की रैंकिंग सभी नोबल में सबसे ज्यादा मानी जाती है और ऐसा होता है उनकी काबिलियत के चलते। और एक तरीके से आर्क ड्यूक की रैंक एक असली ड्यूक से भी ज्यादा रहती है। और फार्मा के फादर इंपीरियल स्कूल ऑफ फार्मेसी के प्रेसिडेंट भी हैं। ये सुनकर के फार्मा सोचने लगता है एक फार्मेसी का स्कूल। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके फादर की फोटो को और साथ ही साथ उसकी मदर और छोटी बहन ब्लांच की फोटो को। लोटी फिर बताती है उसके बड़े भाई पॉल के बारे में जो कि अभी नोवेल आउट कॉलेज ऑफ मेडिसिन के अंदर पढ़ाई कर रहा है जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छा मेडिकल कॉलेज है। फिर वो बताती है कि एक फार्मासिस्ट को डिवाइन आर्ट की भी प्रैक्टिस करनी होती है। फार्मा को डिवाइन आर्ट के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता। तो फिर लोटे बताती है कि ये भगवान की दी हुई एक बहुत ही ताकतवर चीज है। तो फिर ये सुनकर के फार्मा कहता है तो ये मैजिक के जैसा है, शायद इसीलिए तुम लोग इसे डिवाइन आर्ट कहते हो। और क्या मैं इस तरह की चीज का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुनकर के लोटी हैरान होती है और कहती है क्या वो डिवाइन आर्ट के बारे में भी भूल गया है क्योंकि वो वाटर का डिवाइन आर्ट कर सकता था और अगर वो अभी डिवाइन आर्ट नहीं कर पाएगा तो फिर उसे नोबल नहीं माना जाएगा और उसे यहाँ से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। ये सुन के फार्मा भी डर जाता है और कहता है वो उसे याद करने की कोशिश करेगा। फिर वो अपने बेड पे लेट करके याद करने लगता है
लोटे ने उसे बताया था कि डिवाइन आर्ट को इस्तेमाल करने के लिए उसे पहले पानी के बारे में सोचना होगा। फार्मा फिर वाटर के अंदर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में सोचता है और साथ ही साथ कैसे दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर के एक ऑक्सीजन के एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। साथ ही साथ वाटर के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी रहती है। फार्मा ये सब सोच ही रहा रहता है, तभी उसके आसपास काफी सारा पानी आ जाता है, जिससे फार्मा थोड़ा डर जाता है और वो पानी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। नीचे लोटे खड़ी रहती है जो कि गार्डन के अंदर पानी दे रही थी, लेकिन फार्मा ने उसका काम आसान कर दिया है। लेकिन फार्मा उसे सॉरी कहने लगता है क्योंकि उसकी वजह से वो भीग गई थी। फिर वो सोचता है तो वो सच में इस तरह की चीजें कर सकता है। फिर वो काफी सारे अलग अलग एलिमेंट भी बनाता है जिसमें उसका राइट हैंड काम कर रहा रहता है चीजों को खत्म करने के लिए, और वो लेफ्ट हैंड की मदद से चीजें बना सकता था। लेकिन फार्मा ऐसा तभी तक कर सकता है जब तक उसे उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता हो। उसके बाद वहाँ पे आ जाती है लोटी और कहने लगती है आखिरकार उसे उसका डिवाइन आर्ट याद आ गया। लोटी फिर थोड़ा सा डर करके कहने लगती है कि क्या फार्मा को सारी की सारी मेडिकल की नॉलेज याद है ना, क्योंकि उसके जो फादर है वो अक्सर खाने के टाइम पे इस तरह के सवाल पूछते हैं। फार्मा ये सुन करके थोड़ा सा डर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फार्मा एक काफी बड़ी सी लाइब्रेरी के अंदर आता है जहाँ पे वो एक किताब को पढ़ता है, लेकिन उसे कुछ चीजें याद रहती हैं जो कि शायद असली फार्मा की मेमोरी के अंदर रहती हैं। फिर वो सोचने लगता है यहाँ की मेडिकल की चीजें अर्थ के पुराने टाइम की मेडिकल की चीजों से काफी सिमिलर हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी बैठ करके खाना खा रहे रहते हैं, जहाँ पे फार्मा अपने फादर के पास बैठा रहता है। उसकी मदर और छोटी बहन को उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही रहती है, लेकिन वो दोनों ही खुश रहते हैं क्योंकि फार्मा इतनी जल्दी ठीक हो गया। जिसके बाद उसकी 4 साल की छोटी बहन भी डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करती है। ये सब देख करके फार्मा भी सोचने लगता है उसे भी असली फार्मा की तरह ही जीना होगा। तभी फार्मा के फादर पूछते हैं कि उसके हाथों के ऊपर जो जेल लगाया गया था वो किस चीज से बना था। फार्मा उनके सभी सवालों के जवाब दे देता है और फिर फार्मा के फादर कहने लगते हैं यानी तुम ठीक हो और तुम इलेनोर के साथ आगे की चीजें भी सीख सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फार्मा इलेनोर के साथ रहता है, लेकिन इलेनोर कह रही रहती है तुम काफी बदले हुए लग रहे हो, तुम्हें मैं भी याद नहीं हूँ जो कि तुम्हारे फादर की टॉप अप्रेंटिस है और तुम्हारी ट्यूटर भी, साथ ही साथ तुम मुझे एलन बुलाते थे। तो फिर फार्मा उसे बताता है कि उसके ऊपर बिजली गिरी थी जिसके कारण उसे सारी चीजें अच्छी तरीके से याद नहीं है। ये सुनकर के एलन कहने लगती है तो वो लोग फार्मालॉजी की क्लास को छोड़ करके आज डिवाइन आर्ट की प्रैक्टिस करेंगे। फिर वो बताती है कि नोबल फैमिली के लोग ही डिवाइन आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं और हर एक इंसान की अपने एक गार्डियन गॉड रहते हैं जिनका डिवाइन आर्ट वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके उसके फादर और उसके ब्रदर के पेनेथीसियस ही गार्डियन गॉड हैं। और डिवाइन आर्ट के अंदर 5 अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, फायर, वाटर, एयर और अर्थ, साथ ही साथ नन। और इन सभी एट्रीब्यूट को 2 अलग अलग तरीके से बांटा जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। फार्मा कहने लगता है उसे फायर और वाटर जैसे एट्रीब्यूट समझ में आ गए हैं, लेकिन आखिर नन का क्या मतलब है। तो फिर एलन बताती है कि नन का मतलब होता है नॉन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट। ये 300 सालों से किसी को भी नहीं दिखाई दिया है। और आखिर एक इंसान किस तरीके से सारे के सारे सब्सटेंस को बना सकता है, ये पूरी तरीके से ही नामुमकिन है। और अगर सच में इस तरह की ताकत किसी इंसान के पास है तो वो या तो एक गॉड होगा या फिर एक मॉन्स्टर। फिर वो प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेती है और फिर फार्मा से कहने लगती है आखिर उसकी वॉन्ड कहाँ पे है। फार्मा कहता है क्या वही चीज जो कि मेरे बेड के पास थी। एलन बताती है कि वॉन्ड एक तरह की रॉड रहती है जो कि उसके डिवाइन पावर को बढ़ाती है और उसे कंट्रोल करने में मदद करती है। अभी के लिए वो लोग उसी की वॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे जो कि स्पीयर ऑफ वाटर है। और फिर वो आगे जा करके अपनी सारी एनर्जी को एक साथ ला करके एक काफी ज्यादा बड़ा सा फाउंटेन खड़ा कर देती है, जिसके बाद वो स्टाइल भी मारने लगती है और उसके पीछे रेनबो आ जाता है। और फिर वो फार्मा से कहने लगती है इसका इस्तेमाल करना इतना मुश्किल नहीं है, तो तुम ये कर सकते हो। आगे वो कहती है बस उसे इमेजिन करने की जरूरत है और स्पीयर का इस्तेमाल करने के लिए स्पीयर ऑफ वाटर कहना है। फार्मा फिर उस वॉन्ड को लेकर के फोकस करने लगता है और फिर वो काफी सारा पानी बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ आगे की ओर भेजता है, जिसे देख करके एलन भी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। और फिर वो फार्मा के पास आके कहने लगती है उसने ऐसा कैसे किया, वो भी बिना इनकारनेशन के। और फिर वो कहने लगती है ये बहुत ही खतरनाक है, डिवाइन आर्ट एक इंसान एक लिमिट तक ही इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो जा करके एक दूसरी रॉड निकालती है और फार्मा को पकड़ने को देती है। फार्मा के पकड़ते ही वो रॉड टूट जाती है। तो फिर वो कहने लगता है इसका आखिर क्या मतलब है। ये सुन करके एलन कहती है आज तक डिवाइनोमीटर कभी भी नहीं टूटा है,
यानी कि उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट दोनों ही हैं। फिर वो फार्मा के हाथ के ऊपर के निशान को देखती है। फार्मा कहने लगता है ये सिर्फ और सिर्फ जलने के निशान है। तो फिर हेलन कहती है कोई भी निशान इस तरीके से ब्लू कलर में नहीं चमकता है, ये पेनेक्टीसियस का होली मार्क है। उसके बाद वो कहने लगती है कि उसे डिवाइनोमीटर किसी के भी सामने हाथ में नहीं लेना है, अपने फादर के सामने भी नहीं। वो लोग फिर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन एलन का चश्मा फार्मा की वजह से टूट गया था, जिससे उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर फार्मा उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों ही आकर के एक बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं। फार्मा फिर उसे बताने लगता है अगर उसके पास चश्मा नहीं है तो वो अपने हाथों की मदद से ही एक चश्मा बना ले। फिर एलन भी वैसा ही करती है और उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, जिससे वो हैरान रहती है। लेकिन तभी फार्मा की आंखें भी ब्लू कलर से चमकने लगती हैं और उसे एलन के हाथ के पास कुछ नीला नीला दिखाई देता है। तो फिर एलन बताती है कि उसे सुबह के टाइम पे चोट लग गई थी। तो फिर फार्मा कहने लगता है उसे वो सारी जगहें ब्लू दिखाई दे रही है जहाँ पे चोटें लगी हैं, और जैसे ही उसे पता चल जा रहा है इन्हें कैसे ठीक करना है, वो वाइट कलर की हो जा रही हैं। तो क्या ये किसी तरह का डिवाइन आर्ट है? ये सुन करके एलन कहने लगती है पेनेक्टीसियस की आंखें सारी की सारी चोटों का पता लगा सकती हैं और उनकी दवाइयाँ बना सकती हैं। ये असल में पेनेक्टीसियस की डिवाइन आई है। और उसके बाद वो कहने लगती है फार्मा की तो परछाई ही नहीं है, और फिर ये देख करके वो काफी डर करके वहाँ से भाग जाती है। फार्मा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलन तब तक वहाँ से भाग चुकी थी। हमें फार्मा को दिखाया जाता है जिसे उसके फादर बताते हैं कि एलन की तबीयत खराब है तो वो उसे आज पढ़ा नहीं पाएगी, और क्या फार्मा को इसके बारे में कुछ पता है? तो फिर फार्मा कहता है नहीं, उसे इसे लेकर के कुछ भी नहीं पता है। तो फिर उसके फादर फार्मा से कहते हैं कि वो एक लेटर और एक पोशन देना चाहते हैं एलान को, तो इसीलिए फार्मा इसे पहुंचा दे। फार्मा फिर सोचने लगता है ब्यूरो ने जो उसे बताया है इस पोशन के बारे में ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो फिर वो उसके अंदर कुछ चेंजेस करता है जिससे वो और बेहतर हो जाए। फिर वो एलान के घर में पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक नाइट आता है जिसे देख करके फार्मा काफ़ी हैरान होता है। लेकिन तभी उस नाइट के अंदर से एलान की आवाज़ आती है। फार्मा कहता है उसने ये सारे इक्विपमेंट क्यों पहने हुए हैं? एलान कहती है सिक्योरिटी के लिए। तो फिर फार्मा कहता है वो तो अपनी वॉन्ड भी ले करके नहीं आया है। तो फिर वहाँ पे एलान आ करके अपना मास्क हटाती है। तो फिर फार्मा उसे बताता है कि वो यहाँ पे उसके लिए दवाई लेकर के आया है जिसे उसके फादर ने बनाया था और उसने इसे थोड़ा बेहतर कर दिया। ये सुन के एलान कहती है क्या फार्मा ने इसमें जहर मिला दिया है? तो फिर फार्मा कहता है वो मजाक करना बंद कर दे। फिर वो अपनी बनाई हुई पाउडर की दवाई और साथ ही साथ एक क्रीम भी दे देता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। एलान कहती है कि आखिर ये सारी दवाइयाँ इतनी ज़्यादा अजीब क्यों हैं? ज़रूर इसमें जहर है। तो फिर ये सुन के फार्मा कहता है वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि वो उसे पढ़ाए। फार्मा की बात को सुनकर के एलान कहती है उसे फार्मोलॉजी और साथ ही साथ डिवाइन आर्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक गॉड है। तो फिर ये सुन के फार्मा कहता है वो कोई गॉड नहीं है, वो एक ह्यूमन है, इसलिए एलान को उसे सिखाना होगा। एलान कहती है अगर ये कमांड है तो वो उसकी बात को मान लेगी और उसका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगी, बस वो उसकी जान न ले। फार्मा कहता है कि वो असल में एलान के साथ रहना चाहता है और उससे सीखना चाहता है। ये बात सुनकर के एलान काफ़ी ज़्यादा ही खुश रहती है। फार्मा फिर कहने लगता है कि यहाँ की जो लाइब्रेरी है मेडिसिन की उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, और अभी तक फार्मा को नहीं पता है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए उसे एलान की ज़रूरत है। और वो यही चाहता है कि जिस तरीके से एलान पहले फार्मा को ट्रीट करती थी वैसे ही करती रहे, लेकिन उसे क्या करना है इसका फैसला खुद एलान ही करेगी। और फिर वो उसे फूल दे के कहता है उसको अभी तक ट्यूटर करने के लिए उसका शुक्रिया, और अब फार्मा उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, उसे थोड़ा सा आराम भी कर लेना चाहिए। फार्मा फिर वहाँ से चला जाता है और एलान बैठ करके सोचने लगती है क्या उसे फार्मा की दवाई को लेना चाहिए, क्योंकि असल में उसने आज तक पाउडर वाली दवाई नहीं देखी है। लेकिन फिर वो याद करती है फार्मा की स्माइल को और फिर सोचती है फार्मा असल में गार्डियन गॉड है जो कि पेनेक्थीसिस है, और कभी किसी भी गॉड ने किसी ह्यूमन को चोट नहीं पहुंचाई है। साथ ही साथ फार्मा ने जो उसके लिए फूल लाए थे वो उसकी फेवरेट हैं। देन हमें दिखाया जाता है अगले दिन चली जाती है एलान फार्मा के पास। फार्मा कहता है वो ठीक है ना? तो एलान हाँ कहती है। आगे वो कहती है उसने ये सूट इसलिए नहीं पहना है क्योंकि वो डर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन के लिए है, क्योंकि वो खुद पेनेक्थीसिस यानी फार्मा को मैजिक सिखाने जा रही है। तभी फार्मा उसे शुक्रिया कहता है तो एलान कहती है शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि अगर तुम अपने डिवाइन आर्ट का कंट्रोल खो देते हो तो तुम पूरी की पूरी इंपीरियल सिटी को भी तबाह कर सकते हो। फार्मा कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ये सुन करके इलान कहती है इसके बाद भी तुम्हें मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि तुमने जो मेडिसिन मुझे दी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम की। यहाँ तक कि उसके फादर यानी इलान के मास्टर की बनाई हुई दवाई भी इतने अच्छे से काम नहीं करती है, और जो फ्लावर उसने उसे दिए थे वो उसे काफ़ी पसंद आए हैं। जिसके बाद वो कहती है कि इस आइलैंड के ऊपर कोई नहीं है तो वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर फार्मा अपने डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और वो लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही भीग जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा के घर को, जहाँ पे फार्मा बैठ करके अपने सारे के सारे सर्वेंट को देख करके उनकी बीमारियों का पता लगा करके उनके बारे में लिख रहा था। फार्मा फिर सोचता है जैसे ही कोई इंसान पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो ये लाइट चली जाती है, और जैसे जैसे बीमारी खत्म होती है वैसे वैसे ही ये लाइट भी खत्म होती जाती है। इससे पहले कि किसी को पता चले कि फार्मा की शैडो नहीं है और उसके पास स्पेशल एबिलिटीज है, उससे यहाँ के लोगों की मदद करके उनके सपोर्ट को हासिल करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि फार्मा काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेता है मेडिसिन बनाने के लिए। फिर वो अपने डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करके काफ़ी सारी मेडिसिन बनाता है और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ही खुश रहता है। और फिर मेडिसिन बनने के बाद फार्मा वो मेडिसिन ले जा करके दे देता है लोटे को, क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत करती है। लोटे ये देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और वो कहने लगती है कि यहाँ की जो मेड है उनके साथ भी यही सारी प्रॉब्लम है, तो क्या वो इस मेडिसिन को उनके साथ शेयर कर सकती है। फार्मा कहता है उसने सभी के लिए अलग अलग मेडिसिन बनाई है। फिर वो दोनों मिलकर के सभी को मेडिसिन दे देते हैं और सभी इससे काफ़ी ज़्यादा ही खुश रहते हैं। लोटे बताती है कि अभी तक जो फार्मा के फादर थे उन्होंने किसी को भी यहाँ के मेडिसिन नहीं दिया था। फार्मा कहता है यहाँ के सर्वेंट उनकी फैमिली के जैसे हैं ना। लोटे कहती है जो बड़े फार्मासिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को ही मेडिसिन देते हैं और यही कब से चलता आया है। फार्मा ये सुन के कहता है ये बिल्कुल गलत है, आप पेशेंट को इस चीज़ से जज नहीं कर सकते कि वो किस सोशल रैंकिंग का है। तो फिर लोटे कहती है इसके अलावा जो मेडिसिन की प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, जिसे कोई भी कॉमनर अफोर्ड नहीं कर सकता। लोटे ये सारी बातें बताते हुए थोड़ी उदास रहती हैं और फार्मा फिर सोचने लगता है अपनी पिछली लाइफ की और इस लाइफ की सारी इंफॉर्मेशन को मिला करके वो ऐसी दवाई बनाएगा जो कि सस्ती होगी और उसे कॉमन लोग भी खरीद पाएंगे। तभी उससे कहने लगती है लोटे आज से पहले फार्मा ने उसे कभी भी एग्जामिन नहीं किया था। फार्मा कहता है क्योंकि ये खतरनाक हो सकता था, उसे तब पूरी जानकारी नहीं थी मेडिसिन को लेकर के। आगे फार्मा कहता है वो ऐसी दवाइयाँ बनाएगा जो कि सभी ज़रूरतमंद के पास होंगी। ये बात सुनकर के लोटे कहने लगती है वो काफ़ी दयालु है, क्योंकि वो सभी सोशल क्लास के लोगों के लिए दवाइयाँ बनाना चाहता है। फार्मा कहता है यही एक फार्मासिस्ट का काम रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेगा ताकि वो इस चीज़ को पूरा कर सके। उसके बाद हमें उनके डाइनिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे फार्मा आ जाता है और उसके फादर थोड़े परेशान रहते हैं क्योंकि फार्मा की छोटी बहन ब्लांच को चिकन पॉक्स हो गया है। ये बात सुन कर के फार्मा सोचने लगता है ये एक तरह के वायरस से होने वाली डिजीज़ है। ये डिजीज़ अर्थ के ऊपर भी थी, शायद ये यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ के लिए ये ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। जिसके बाद उसके फादर कहने लगते हैं कि उसे ब्लांच से थोड़े टाइम तक दूर रहना होगा ताकि ये बीमारी ज़्यादा न फैले। फार्मा की मदर कहने लगती है क्या ब्लांच को पूरे हफ्ते अकेले ही रहना होगा। ये सुन कर के उसके फादर कहते हैं नहीं, कुछ सर्वेंट उसका ख्याल रख सकते हैं। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि आज से 4 साल पहले जो फार्मा था उसे भी ये बीमारी हुई थी और जैसा उन्होंने तब किया था वो लोग अभी भी वैसा ही करेंगे। फार्मा सोचता है असल में वो कहना चाहते हैं कि फार्मा चिकन पॉक्स से इम्यून हो चुका है, क्योंकि उसे एक बार ये बीमारी हो गई थी तो वो जा कर के ब्लांच की देखभाल करे। फार्मा फिर सोचता है उसके फादर सच में कमाल के हैं, क्योंकि उन्हें अभी ही पता चल गया कि री इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, जबकि अर्थ के ऊपर लोगों को इस बात का पता लगाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। फार्मा फिर थोड़ा बहुत सोच करके ब्लांच के लिए एक मेडिसिन बना लेता है अपने डिवाइन आर्ट की मदद से। जिसके बाद वो ब्लांच के पास चला भी जाता है। ब्लांच तभी कहने लगती है कि उसे काफ़ी ज़्यादा ही इचिंग हो रही है। ये बात सुन करके फार्मा अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करता है ताकि वो देख सके कि इन्फेक्शन कितना हुआ है। लेकिन तभी ब्लांच कहने लगती है कि उसके फादर को अच्छा नहीं लगेगा कि वो यहाँ पे आ गया है। ये बात सुन करके फार्मा कहता है इसीलिए वो छुप करके यहाँ पे आया है और उसने दवाई भी बनाई है। ये बात सुन करके ब्लांच कहती है
उसे कैसे पता इस दवाई के बारे में, क्योंकि फादर ने तो कहा था कि अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं बनी है। फार्मा कहता है ये उनकी किताब में लिखा था, शायद उन्होंने किताब को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, और अच्छा यही होगा कि ब्लांच इस चीज़ को सीक्रेट रखे। जिसके बाद वो सोचने लगता है इस दुनिया के लोगों को अभी तक वायरस और बैक्टीरिया के बारे में नहीं पता है। फार्मा फिर बताता है ब्लांच को कि असल में वायरस बहुत ही छोटी छोटी इवन स्पिरिट होते हैं। फिर वो ब्लांच से कहता है ऑइंटमेंट को लगाने के लिए, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे स्टोरी पढ़ के भी सुनाता है। ब्लांच कहती है वो काफ़ी ज़्यादा ही आज अजीब सा बिहेव कर रहा है, वो कभी भी उसके साथ नहीं खेलता था और ना ही वो उसे इस तरीके से खाना खिलाता था। फिर वो कहने लगती है कि वो अपने इस तरह के भाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। ये बात सुनकर के फार्मा को अपनी पिछली लाइफ वाली बहन याद आने लगती है और उसे ब्लांच के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लांच पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, जो देख करके उसके फादर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते हैं। ब्लांच फिर कहती है वो कैसे ठीक हुई, ये असल में एक सीक्रेट है। उसके बाद हमें फार्मा को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा रहता है दूसरी दुनिया में आने के बाद भी वो सबसे काफ़ी ज़्यादा ही अलग हैं। फिर वो सोचता है कि वो अपनी लेफ्ट आई की मदद से किसी की भी चोट का पता लगा सकता है और अपने राइट आई की मदद से वो जूम करके किसी भी चीज़ को देख सकता है। साथ ही साथ उसकी कोई शैडो भी नहीं है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक बार मर चुका है? और क्या वो इन सभी ताकतों का इस्तेमाल बिना कुछ दिए कर सकता है? और आखिर उसके साथ आगे क्या होने वाला है? तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, जिसे देख करके वो सोचने लगता है अब वो बिना अपनी राइट आई का इस्तेमाल किए हुए चीज़ों को जूम करके देख सकता है और वो इसकी मदद से ब्लांच को छोटे छोटे बैक्टीरिया भी दिखा पाएगा। तभी वहाँ पे ब्रूनो आते हैं और कहते हैं कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है उसके फादर को जो कि खांस रहे रहते हैं, जिसे देख करके फार्मा थोड़ा हैरान होता है। हमें दिखाया जाता है फार्मा को जो कि उसके फादर के पास आता है। उसके फादर बताते हैं कि एम्प्रेस की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें जाना होगा वहाँ पे उनका चेकअप करने के लिए, और वो चाहते हैं कि उनके साथ फार्मा भी जाए। फार्मा ये देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि उसके फादर को भी खांसी आ रही थी और साथ ही साथ एम्प्रेस की भी अब तबीयत खराब हो गई है। फार्मा डिवाइन आई का यूज़ करने का सोचता है, लेकिन वो उनके ठीक सामने खड़ा था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता है। जिसके बाद फार्मा और ब्रूनो दोनों ही आ जाते हैं एम्प्रेस के रूम के अंदर, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं। कोड फार्मासिस्ट बताते हैं कि एम्प्रेस के लंग्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, और फिर वो ब्रूनो से चेकअप के लिए कहते हैं। तो फिर वहाँ से कर्टेन्स को हटाया जाता है जहाँ पे एम्प्रेस लेटी रहती हैं। फार्मा उन्हें देख के सोचता है तो ये है एम्प्रेस, इनकी हालत तो काफ़ी ख़राब लग रही है। ब्रूनो एम्प्रेस का ब्लड लेकर के अपने डिवाइन आर्ट की मदद से उसे चेक करते हैं। फार्मा ये देख करके सोचता है तो इस तरीके से यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। फिर ब्रूनो और बाकी के फिजिशियन आपस में बात करने लगते हैं कि एम्प्रेस के स्टार की उन्हें जैसी उम्मीद थी वो वैसे ही हैं। फार्मा ये सुन करके सोचता है ये लोग किस स्टार के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रूनो तभी कहते हैं कि वो जा रहे हैं ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। कोड फार्मासिस्ट ट्रीटमेंट के बारे में सुन करके काफ़ी हैरान होते हैं। फार्मा फिर सोचने लगता है इस दुनिया के अंदर फार्मासिशियन ही सारी की सारी मेडिसिन को लिखते और बनाते हैं। उसके बाद उसके फादर एक ऐसी मेडिसिन को बनाते हैं जिससे सांस लेने में बस आसानी होती है, और फिर एम्प्रेस कहने लगती है क्या वो अब ठीक नहीं हो पाएंगी, लेकिन फार्मा के फादर कहते हैं नहीं, वो एक बहुत ही ताकतवर दवाई उन्हें दे रहे हैं जिससे उन्हें सांस लेने में आसानी होगी। फिर ये देख करके फार्मा सोचने लगता है इससे बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है उनकी बीमारी के अंदर, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वो अपनी डिवाइन आई का यूज़ करता है और उसे लगता है पहले कि ये कैंसर है, लेकिन फिर उसे समझ में आ जाता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है, और अभी इस दुनिया के अंदर इंजेक्शन वगैरह नहीं होते हैं, इसीलिए वो लोग सिर्फ और सिर्फ दवाइयों को खा ही सकते हैं। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के लिए खाने वाली दवाई बना पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसे लेकर के फार्मा कोई भी गलती नहीं कर सकता है। जिसके बाद वहाँ पे एम्प्रेस का छोटा सा बेटा आ जाता है और वो अपनी मदर को लेकर के रोना शुरू कर देता है, और एम्प्रेस बस उसे रोते हुए ही देख पा रही रहती हैं। ये सारी चीज़ें देख करके वहाँ के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ही उदास होते हैं, और फार्मा भी ये सब कुछ देख रहा रहता है। फिर फार्मा से रहा नहीं जाता है और आगे बढ़ कर के वो कहता है क्या एक बार एम्प्रेस उसे मौका दे सकती हैं, क्योंकि उसके पास एक नई दवा है जो कि इस बीमारी का इलाज कर सकती है। ये सुनकर के एम्प्रेस कहती है क्या वो सच कह रहा है? फार्मा हाँ कहता है, लेकिन तभी उसके फादर वहाँ पे आकर के कहने लगते हैं फार्मा ये सारी बकवास बंद करो। लेकिन तभी एम्प्रेस उनसे कहती है चुप रहने के लिए। फार्मा फिर कहता है उसे यकीन है कि वो उनका इलाज कर सकता है। जिसके बाद एम्प्रेस सभी से कहती है कि वो पूरे एम्पायर के अंदर सबसे अच्छी
डिवाइन आर्ट की प्रैक्टिशनर हैं और उन्हें लगता है उनके पास इतनी काबिलियत है कि वो पता कर सके कि कौन क्या कर सकता है। फिर वो फार्मा से कहती हैं कि उन्हें पता चल गया है कि यहाँ के सभी लोग पहले ही हार मान चुके हैं, लेकिन फार्मा ने हार नहीं मानी है, इसलिए वो उसे इजाज़त देती हैं दवा को बनाने के लिए। फार्मा फिर आकर के अपने घर के अंदर दवा बनाने लगता है और उसने वहाँ के दरवाजे को बर्फ़ से बंद कर दिया था ताकि उसके फादर अंदर ना आ पाए। फार्मा फिर सोचता है उसे एक ऐसी दवा बनानी होगी जो कि बैक्टीरिया को रोक सके, और इसके लिए उसे 3 से 4 मेडिसिन को एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा। और फिर वो इसी चीज़ के लिए अपने डिवाइन आर्ट का यूज़ करने लगता है। उसे फोकस होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके फादर चिल्लाए जा रहे थे। तभी उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं दरवाजे को तोड़ करके, और फिर वो फार्मा से कहते हैं आखिर वो कर क्या रहा है। फार्मा फिर उनसे कहता है कि उन्हें और एम्प्रेस को जो बीमारी है उसे वाइट डेथ कहते हैं और ये ट्यूबरकुलोसिस का पुराना नाम था। फार्मा के फादर कहते हैं उन्हें काफ़ी पहले से ही इसके बारे में पता है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। ये बात सुनकर के फार्मा सोचने लगता है इन्हें इसके बारे में पता था, क्योंकि फार्मा को तो इसके बारे में इसलिए पता था क्योंकि उसके पास उसकी पुरानी लाइफ की मेमोरी थी, लेकिन उन्होंने खुद से इसका पता लगाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। और वो बहुत ही अच्छे फार्मासिस्ट हैं। ब्रूनो फिर फार्मा से कहते हैं कि फार्मा को ये सारी बकवास एम्प्रेस से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फार्मा उनकी बात पर ध्यान नहीं देता है और अपनी मेडिसिन बनाने लगता है। ब्रूनो तभी अपने डिवाइन आर्ट की मदद से फार्मा की बन रही मेडिसिन को गिरा देते हैं। फार्मा कहने लगता है कि वो अपनी वॉन्ड को यहाँ से हटा दे, नहीं तो वो इस जगह को ही तबाह कर देंगे। ब्रूनो कहते हैं तुम्हारी इस बकवास की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, और फिर वो स्वॉर्ड डांस ऑफ आइस का डिवाइन आर्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तभी फार्मा अपने सामने एक दीवार बना देता है बर्फ़ की, जो कि काफ़ी मोटी रहती है। ब्रूनो ये देख करके हैरान रहते हैं कि फार्मा ने इतना बड़ा मैजिक बिना इनकारनेशन या फिर वॉन्ड के कर दिया है। उन्हें वहाँ पे फिर फार्मा की एक नोटबुक दिखाई देती है। फार्मा कहता है उसके अंदर नई मेडिसिन को लेकर के सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ब्रूनो उस मेडिसिन की सभी चीज़ों को पढ़ करके काफ़ी हैरान रहते हैं। फिर वो फार्मा के शोल्डर को देख करके कहते हैं क्या वो होली मार्क है? तो फिर फार्मा कहता है उसे नहीं पता है। ब्रूनो फिर अपने सर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये काफ़ी कमाल की बात है कि उनके गार्डियन डीटी यानी कि पेनेक्थीसियस ने उनके बेटे को ब्लेसिंग दी है। फार्मा कहता है अगर वो मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाता है तो इससे उसके फादर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन उसके फादर कहते हैं ये सुन के ब्रूनो कहते हैं ये दवाई तुमने बनाई है तो इसका क्रेडिट तुम्हारा है और यही मेरी सीख है। एम्प्रेस ने अपनी ज़िंदगी तुम्हारी दवाई के ऊपर टिकाई हुई है, इसीलिए फार्मा को उसी दवाई के ऊपर अपनी ज़िंदगी को भी टिकाना होगा, क्योंकि यही एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है और साथ ही साथ उसकी प्राइड भी। फिर फार्मा वहाँ से उस स्नो वॉल को ख़त्म कर देता है, जो देख करके ब्रूनो काफ़ी हैरान होते हैं और सोचते हैं फार्मा वाटर की मदद से एक दीवार तो बना सकता था, लेकिन वो उसे इरेज नहीं कर सकता था। फिर वो सोचने लगते हैं कि किस तरीके से फार्मा पहले रोया करता था जब वो किसी एक्सपेरिमेंट को अच्छे से नहीं कर पाता था। फिर वो फार्मा से पूछते हैं क्या वो सच में फार्मा है, तो फार्मा कहता है वो खुद को फार्मा मानता है। फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा एक मास्क को पहन करके वहाँ पे दवाई लेके आ जाता है। वहाँ के सभी लोग बातें करने लगते हैं कि फार्मा ने अपने मुंह को छुपा करके एम्प्रेस की बेइज्जती की है। तभी वहाँ पे कोर्ट फार्मासिस्ट आकर के फार्मा से कहने लगते हैं तुम्हारे फादर आखिर कहाँ गए, क्या वो यहाँ से भाग गए हैं? तो फिर फार्मा हंसते हुए कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एम्प्रेस तभी फार्मा को अपने पास बुलाती है क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। फार्मा फिर उनके पास जाकर के कहता है यही है वो नई मेडिसिन। जिसके बाद वहाँ पे ब्रूनो वापस आ जाते हैं। कोर्ट फार्मासिस्ट कहता है ब्रूनो से क्या वो अपने बेटे को रोकेंगे नहीं? ब्रूनो कहते हैं फार्मा की स्किल्स ने उन दोनों की ही स्किल्स को सरपास कर दिया है। कोर्ट फार्मासिस्ट उनकी ये बात सुन करके काफ़ी ज़्यादा ये हैरान रहते हैं। फार्मा फिर एम्प्रेस से कहता है इससे पहले कि वो इस मेडिसिन के इफ़ेक्ट के बारे में बताए वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है, तो फिर एम्प्रेस उसकी बात को मान लेती है। फार्मा फिर दिखाता है उनके ब्लड के लिए हुए सैंपल को, जिसके बाद उसने जो ब्लांच के लिए डिवाइस बनाया था बैक्टीरिया दिखाने के लिए वो वही एम्प्रेस को दे देता है और कहता है कि वो इसी डिवाइस का यूज़ करके रोशनी की ओर देखे। एम्प्रेस वैसा ही करती हैं और उन्हें वहाँ पे काफ़ी सारे बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। फिर वो कहती हैं आखिर ये है क्या, ये तो क्रीचर्स के जैसे दिख रहे हैं। फिर वो वहाँ पे क्लाउड यानी कि कोर्ट फार्मासिस्ट को बुलाती हैं और वो भी उस डिवाइस की मदद से बैक्टीरिया को देख के काफ़ी हैरान रहते हैं और कहने लगते हैं क्या ये बग्स हैं। जिसके बाद वहाँ के बाकी के सभी फार्मासिस्ट भी उस डिवाइस का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया को देखते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। फार्मा बताता है कि यही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म वाइट डेथ का कारण बनते हैं और इन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। ये एक डिसीज़ है जो कि इस दुनिया के अंदर होती है इन्फेक्शन की मदद से, क्योंकि इन्फेक्शन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं
इसलिए इन सभी बैक्टीरिया को अच्छी तरीके से ख़त्म करने के लिए उन्हें आधे साल तक लगातार दवाइयों को लेते रहना होगा, क्योंकि वाइट डेथ एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और इसे ख़त्म होने में टाइम लगता है। एम्प्रेस फिर फार्मा से कहती है उसने अभी अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो इस दुनिया के सभी कॉन्सेप्ट से काफ़ी हद ही आगे है और आज इसे उनकी जो ज़िंदगी है वो फार्मा के हाथों में है। फार्मा फिर वहाँ पे दवाई को निकाल लेता है और एम्प्रेस भी उस दवाई को हंसते हंसते ले लेती है। फिर फार्मा भी उनके साथ ही एक दूसरे ग्लास में दवाई ले लेता है और कहता है उसने अपनी ज़िंदगी को भी इसी दवाई के ऊपर टिकाया है। फार्मा फिर कहता है इस नई मेडिसिन के आने के बाद अब वो लोग बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। वाइट डेथ अब एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है और अब उन्हें इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी सारे के सारे फार्मासिस्ट आके पूछने लगते हैं कि आखिर ये डिवाइस कौन सा है जिससे बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, क्या ये किसी खास तरह का डिवाइन आर्ट है। तो फिर फार्मा कहता है नहीं, ये बस एक टूल है और वो इसका डिज़ाइन उन्हें दे देगा। एम्प्रेस फिर ये सारी चीज़ें देख करके ब्रूनो की ओर देख के मुस्कुराती हैं और ब्रूनो ये देख करके उनके सामने अपने सर को झुका लेते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फार्मा और ब्रूनो एक बग्गी के अंदर बैठ करके वापस से अपने घर जा रहे रहते हैं, जहाँ पे फार्मा काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस रहता है और ब्रूनो याद करते हैं कि फार्मा पहले भी ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा नर्वस और घबराया हुआ रहता था और ब्रूनो का हमेशा से ही मानना था कि एक फार्मासिस्ट को स्किल्स की नहीं दिल की ज़रूरत होती है। और इसी चीज़ को मानते हुए ब्रूनो अपने पेशेंट से मिलते थे और उन्हें लगता था कि वो उन्हें समझते हैं, लेकिन वो अपने खुद के बेटे के लिए एक अच्छे फादर नहीं बन पाए। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनके बेटे की ज़िंदगी में चल क्या रहा है या फिर उसे कैसा महसूस होता है। फिर भी उन्हें ये पता चल गया है कि अभी जो उनके सामने लड़का बैठा हुआ है वो फार्मा नहीं है। फार्मा फिर ब्रूनो से कहता है उसे खुशी है कि एम्प्रेस अब अच्छे से सो पा रही हैं क्योंकि उन्हें रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरत है। ब्रूनो फिर कहते हैं फार्मा की मेडिसिन की मदद से वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। फार्मा कहता है उसे उम्मीद तो है। फिर वो एक बॉटल को निकाल करके ब्रूनो को देने लगता है और कहता है क्या वो इसे लेना चाहेंगे। ब्रूनो ये सुन करके कहते हैं कि उनके गार्डियन गॉडी ये चाहते हैं तो वो भला इसके लिए कैसे मना कर सकते हैं। और इससे ब्रूनो को पता चला कि उन्हें और भी ज़्यादा चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है और उन्हें चाहे कुछ भी हो जाए अपने गार्डियन गॉड की बातों को मानते रहना होगा। फार्मा कहता है उन्हें गलत लगता है, जिसके बाद फार्मा कहने लगता है उसे नहीं पता था कि अगर कोई इंसान मरने वाला हो तो आखिर उसे किस चीज़ की असलियत में ज़रूरत होती है, लेकिन उसके फादर की वजह से अब उसे पता चल चुका है और साथ ही साथ भले ही उसे कुछ खास एबिलिटी मिल गई हो, लेकिन अभी भी उसका टैलेंट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि वो उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। लेकिन उसे उम्मीद है कि वो ब्रूनो को देख करके ये सब कुछ सीख सकता है, क्योंकि ब्रूनो को मेडिसिन के बारे में काफ़ी कुछ पता है। इसीलिए वो चाहता है कि ब्रूनो उसे रास्ता दिखाते रहे। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ब्रूनो की ओर, तो फिर ब्रूनो भी उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और दोनों ही शेक हैंड करते हैं और फार्मा सभी चीज़ों के लिए ब्रूनो को शुक्रिया कहता है। फिर वो दोनों ही अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के पास जाने लगते हैं। हमें फार्मा बताता है ये 3 महीने से एम्प्रेस ने उन्हें नहीं बुलाया है और वो ब्रूनो के साथ अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को बांट रहा है। ब्रूनो तभी उससे काफ़ी सारे सवाल पूछने लगते हैं वाइट डेथ की मेडिसिन को लेकर के, क्योंकि काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि उसकी जो रेसिपी है उसे पब्लिक कर दिया जाए। लेकिन वो जो दवाई है वो तो एक तरीके से पेनेक्टीसियस का एक गिफ्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ फार्मा को मिला है, लेकिन फार्मा कहता है वो चाहता है कि ये मेथड पब्लिक हो जाए। तो फिर ब्रूनो कहने लगते हैं क्या वो सच में चाहता है कि मामूली लोग भी इस चीज़ को बना सके। तो फिर फार्मा कहता है वो लोग तभी नॉलेज का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे जब वो इसके बारे में सभी को बता दें। ब्रूनो भी कहने लगते हैं हाँ, ऐसा करने से उन लोगों को काफ़ी सारी नई डिस्कवरी देखने को मिल सकती है। जिसके बाद वो कहते हैं वैसे भी उसका डिसीजन पेनेक्टीसियस का डिसीजन है। लेकिन फार्मा मन में सोचने लगता है ये तो उसकी फार्मालॉजिस्ट होने की जो कन्विक्शन है उसकी वजह से ऐसा है। ब्रूनो फिर सोचने लगते हैं कि फार्मा की जो नॉलेज और बिलीफ है वो सच में एक फार्मासिस्ट के जैसी है, लेकिन फिर भी फार्मा की जैसी चीजें कोई और फार्मासिस्ट नहीं कर पाया था। लेकिन फिर वो पूछने लगते हैं फार्मा से कि क्या उसे लगता है कि कोई पैलेस के अंदर वाइट डेथ को लेके आया होगा ताकि वो एम्प्रेस को मार सके, क्योंकि इस तरह के रूमर काफ़ी फैल रहे हैं। फार्मा कहने लगता है कि इस तरह के इन्फेक्शन को फैलाने के लिए उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कतें होंगी और उसके सिर्फ 10% चांसेस है कि कोई इस चीज़ को लेके आया होगा एम्प्रेस को मारने के लिए। तो फिर ब्रूनो कहने लगते हैं क्या ये सारी चीज़ें भी उसे पेनेक्टीसियस ने बताई हैं।
तो फिर फार्मा कहता है ये उसका अंदाजा है बस। ब्रूनो फिर फार्मा की दी हुई सारी की सारी इंफॉर्मेशन को देख करके सोचते हैं उन्हें और कितना टाइम लगेगा फार्मा के लेवल को अचीव करने में और एक हेरेटिकल फार्मासिस्ट बनने में। जिसके बाद वो एक इंसान के बारे में सोचने लगते हैं जो कि ब्रूनो से कह रहा था क्या तुम ये नहीं देख सकते, यही तो सच्चाई है। उन सभी चीजों के बारे में सोच करके ब्रूनो का सर दर्द करने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा को जो कि एम्प्रेस से मिलने के लिए आया था उनके हेल्थ चेकअप के लिए। तो फिर प्रिंस फार्मा को कोने में ले जाकर के कहने लगते हैं क्या तुम्हें उन सभी चीजों के बारे में पता चला है, एम्प्रेस तुम्हें गिफ्ट देने वाली है बहुत ही जल्द। फार्मा कहता है उसे तो इन सभी चीजों के बारे में पता ही नहीं था। तो फिर प्रिंस कहते हैं उसने एम्प्रेस की जान बचाई है तो उसे बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिलेगा। साथ ही साथ उसने दूसरे लोगों के लिए नए एग्जामिनेशन और साथ ही साथ ट्रीटमेंट के तरीके भी निकाले हैं जिससे उनके नेशन को और भी ज्यादा मदद मिलेगी। इसीलिए फार्मा जो भी चाहेगा उसे वो मिल जाएगा, वो चाहे तो एक टेरिटरी ले सकता है या फिर और कुछ। फार्मा कहने लगता है लेकिन उसने तो अभी तक इन सभी चीजों के बारे में सोचा ही नहीं है। तो फिर प्रिंस कहने लगते हैं आखिर वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है। तो फिर फार्मा कहता है वो एक फार्मेसी खोलना चाहता है, वो हमेशा से ही उसका सपना था। और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा एम्प्रेस के पास बैठा था जहाँ पे उनकी हालत काफी तेजी से ठीक हो रही थी। लेकिन तभी फार्मा कहने लगता है मेडिसिन और लोगों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता है। तो फिर एम्प्रेस कहती है क्या वो कहना चाहता है कि किसी भी मेडिसिन को लेकर के गारंटी नहीं रहती है। लेकिन फार्मा ने जब कोर्ट फार्मासिस्ट को स्पीच दी थी तब तो वो काफी ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में था। लेकिन अब चाहे जो भी हो एम्प्रेस के अंदर से मौत का डर पूरी तरीके से जा चुका है क्योंकि उनकी रिकवरी के टाइम पे फार्मा ने उन्हें काफी सारी चीजों के बारे में बताया था। फार्मा भी ये सुनकर के काफी ज्यादा ही खुश रहता है। एम्प्रेस आगे कहने लगती है उन्हें जब व्हाइट डेथ हुई थी तो उन्हें लगा था कि उनकी वैल्यू अब कम हो जाएगी और वो यहाँ की रूलर और देर तक नहीं रह पाएंगी, वो पूरी तरीके से ही बेकार हो जाएंगी और उनका थ्रोन भी उनके पास नहीं रहेगा। फार्मा कहता है अगर ये सारी चीजें हो भी जाए तो भी जो एम्प्रेस रहेंगी उसकी जरूरत किसे रहेगी। तो फिर एम्प्रेस कहती है उनके बेटे को। तो फिर फार्मा कहता है उन्होंने बिल्कुल सही समझा, तो उन्हें अपने बेटे और साथ ही साथ अपने लोगों के बारे में सोचना होगा जो कि उन्हें इतना ज्यादा ही पसंद करते हैं और जब तक वो लोग यहाँ पे रहेंगे तब तक एम्प्रेस कभी भी बेकार नहीं होंगी। एम्प्रेस ये सुनकर के काफी ज्यादा ही खुश हो जाती हैं। तो फिर फार्मा भी एम्प्रेस से कहने लगता है कि उसने एक बार मौत को बहुत ही करीब से देखा है और अब तो एम्प्रेस ने भी उस चीज को देख लिया है। इसीलिए अब वो यही चाहता है कि एम्प्रेस अपनी इस दूसरी नई जिंदगी को अच्छी तरीके से जिए जैसे कि फार्मा अपनी इस जिंदगी को जी रहा है, अपने हर एक दिन का इस्तेमाल करके ताकि वो खुश रह सके क्योंकि पता नहीं कल क्या हो जाए। और फिर वो यही कह के वहां से चला जाता है और फिर कुछ महीने भी बीत जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है ब्रूनो को जो कि एम्प्रेस के पास आकर के उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं ठीक होने के लिए। एम्प्रेस कहने लगती है वो इतनी जल्दबाजी में उन्हें यहाँ पे क्यों बुलाई है, क्या उन्हें पता है। तो फिर ब्रूनो कहते हैं क्या उनके बेटे के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा को जो कि अपने फादर ब्रूनो के साथ आया था ग्रैंड सेरेमनी के अंदर। तो फिर फार्मा कहने लगता है क्या वो सच में यहाँ पे जा सकता है। तो फिर ब्रूनो कहते हैं हाँ बिल्कुल क्योंकि वो आर्क ड्यूक का बेटा है और वो वहाँ पे आकर के देखता है काफी सारे लोग वहाँ पे उनका स्वागत कर रहे थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एम्प्रेस भी आ जाती हैं और ब्रूनो उनके सामने झुक जाते हैं। तो फिर एम्प्रेस उन्हें काफी सारे नए नए रिवॉर्ड देती है जैसे कि एक टेरिटरी जहाँ पे काफी सारे मेडिकल हर्ब्स उगती हैं। फार्मा भी ये सब कुछ देख करके काफी ज्यादा ही खुश रहता है। जिसके बाद वहाँ पे एम्प्रेस उसे ही बुलाने लगती है लेकिन फार्मा ये सुन करके काफी हैरान होता है और फिर वो एम्प्रेस के सामने आ जाता है। एम्प्रेस उसे प्रमोट कर देती है एक अप्रेंटिस से सीधा रॉयल फार्मासिस्ट की पोजीशन पे, जो सुनकर के फार्मा पूरी तरीके से ही चौंक जाता है। लेकिन एम्प्रेस काफी ज्यादा ही खुश रहती है और बाकी के सभी लोग भी। और फिर फार्मा को भी उसका ऑफिशियल बैच मिल जाता है रॉयल फार्मासिस्ट का। आगे आकर के फिर एम्प्रेस कहती है सिर्फ इतना ही नहीं, वो स्पेशल परमिशन देती है फार्मा को कि वो कैपिटल के अंदर एक फार्मेसी खोल सकता है और वो चाहती है कि वो उसके अंदर एम्पायर के लिए काम करे। जो सुन करके बाकी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और ब्रूनो भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं फार्मा को। फार्मा भी काफी ज्यादा खुश रहता है ये सारी चीजें देख करके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक कारपेंटर को जिसे काम दिया गया था फार्मेसी को बनाने का। लेकिन फार्मा इस चीज से काफी हैरान रहता है क्योंकि वो इसे लेकर के मेंटली तैयार नहीं था। लेकिन फार्मासिस्ट कहने लगते हैं
कि वो सभी यहाँ पे आ गए हैं सीधा काम शुरू करने के लिए और वो चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी इंस्ट्रक्शंस मिल जाए ताकि वो काम शुरू कर सके। और वो लोग पैलेस के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, इसीलिए वो लोग बहुत ही तेजी से काम भी करेंगे। फार्मा कहता है असल में दिक्कत की बात वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे रियल एस्टेट के काम के अंदर उसे कुछ भी नहीं पता है कि उसे कैसे करते हैं और सारी चीज़ों का फैसला यहाँ पे फार्मा को ही लेना है। तभी वहाँ पे आ जाती है एलान और उसे देख करके सभी के सभी काफ़ी हैरान रहते हैं। और फिर एलान कहती है उसे यहाँ पे काम दिया गया है फार्मेसी में फार्मा की मदद कराने का। और फिर वो फार्मा से पूछने लगती है कि आखिर उसे किस तरह की फार्मेसी चाहिए। तो फिर फार्मा कहता है उससे अभी तक डिसाइड नहीं किया है। सभी लोग ये सुनकर के काफ़ी ज़्यादा ही चिंता करने लगते हैं, लेकिन फिर फार्मा सोचने लगता है उसे यूज़र फ्रेंडलीनेस के बारे में तो सोचने का टाइम ही नहीं मिला। तो फिर वहाँ पे एलान कहने लगती है कि इसको बनवाने का काम रॉयल पैलेस करवा रहा है, तो अगर उन्हें बाद में ये पसंद नहीं आता है तो वो इसे टटवा के दोबारा बनवा सकते हैं। फार्मा सुन के कहता है अगर ऐसी बात है तो वो अपने मन के अंदर की फार्मेसी को ड्रॉ करने वाला है। और सभी लोग वो देख करके काफ़ी हैरान होते हैं। उसके बाद में दिखाया जाता है सारे कारपेंटर काम करना शुरू कर देते हैं और उनका जो हेड रहता है वो काफ़ी खुश रहता है क्योंकि फार्मा का फार्मेसी का प्लान काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था। जिसके बाद वो पूछने लगता है फार्मा से इस फार्मेसी के नाम के बारे में, क्योंकि अगर वो लोग अभी से नाम तय कर ले तो उनकी कंस्ट्रक्शन का टाइम कम हो जाएगा। फार्मा सोचता है वो अपनी फैमिली का नाम दे सकता था इस फार्मेसी को। फार्मा फिर सोचने लगता है एक पब्लिक फार्मेसी को अपनी फैमिली का नाम देना सही नहीं रहेगा और उसका सपना ही था एक छोटी सी फार्मेसी को खोलने का। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक पैरेलल वर्ल्ड के अंदर फार्मेसी को खोलेगा। तभी वहाँ पे वो बिल्डर कहने लगता है ठीक है उन्हें नाम मिल गया है। और फिर वो वहाँ पे पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी ही लिख देता है शॉप के नाम के तौर पे। फार्मा ये देख करके सोचने लगता है उसे नहीं लगा था कि ये सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। लेकिन तभी इलान आकर के कहती है ये नाम तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है और उसे लगता है कि ये इस जगह पे सूट भी करता है। लेकिन वो लोग यहाँ पे फार्मेसी खोल रहे हैं तो हो सकता है फार्मेसी गिल्ड यहाँ पे आकर के अपनी टांग अड़ाए, क्योंकि वो एक अरिस्टोक्रेट का बेटा है जो कि एक स्टोर को चलाने की कोशिश कर रहा है जो काम एक कॉमन पर्सन का है। फार्मा कहने लगता है वो इन सभी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता है, वो चाहता है कि एक नॉर्मल से शुरुआत वो भी कर सके। लेकिन तभी एक इंसान आकर के उनके साइन बोर्ड की तारीफ करने लगता है और कहता है फार्मा से कि क्या वो यहाँ का एम्प्लॉय है या फिर यहाँ का मालिक। तो फिर फार्मा कहता है वो यहाँ का मालिक है और आखिर वो उसकी कैसे मदद कर सकता है। वो इंसान बताता है कि उसका नाम वेरोन है और वो फार्मासिस्ट गिल्ड के अंदर से है। फार्मा फिर उसे अपना नाम भी बता देता है। फार्मा को देख करके वो इंसान कहने लगता है फार्मा की जितनी उम्र है उस उम्र के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ कैंडी ही बना पाएगा, जो ऐलान को सुन के अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फार्मा कहता है हाँ वो ऐसी मेडिसिन बनाने के बारे में सोच रहा है जो कि कैंडी के जैसे रहेंगी। ये सुनकर के वो इंसान हंसने लगता है और कहता है लगता है तुमने काफ़ी पढ़ाई की है। और फिर फार्मा और वो एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। फार्मा फिर वेरोन से पूछने लगता है क्या शॉप को खोलने के लिए उसे गिल्ड को ज्वाइन करना होगा। लेकिन वेरोन कहता है नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फार्मा सच में उनकी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसे नहीं लगता है कि एक नोबल का एक कॉमनर गिल्ड में आना सही रहेगा। ये सुनकर के फार्मा कहता है वो तो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन को सस्ते दामों पे ही बेचना चाहता है। ये सुनकर के वेरोन काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी बीच में आ जाती है इलान और कहने लगती है वेरोन से तुमने काफ़ी बकवास कर ली है, अगर अब तुम चुप नहीं रहे तो फिर तुम्हें मेरा सामना करना होगा। जो सुनकर के वेरोन और फार्मा दोनों ही काफ़ी घबरा जाते हैं। और फिर वेरोन कहने लगता है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी दोस्ती बनाना चाहता था और वहाँ से भाग जाता है। तो फिर इलान कहती है उन्हें उनके जैसे लोगों से रिलेशन नहीं रखना है। फार्मा फिर कहने लगता है क्या वो लोग अब टूल को भी सेट कर लें और अब उन लोगों को कंपाउंड से लेकर के सेल्स और कस्टमर इंटरेक्शन सारी चीज़ों को संभालना होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत अकाउंटिंग की है। तभी वहाँ पे आ जाती है लोटी और कहने लगती है वो उसकी मदद कराना चाहती है। फार्मा उसे बाकी सारे छोटे छोटे काम दे देता है, लेकिन लोटे कहने लगती है कि वो मैथ के अंदर अच्छी है और वो अकाउंटिंग में उसकी मदद कर सकती है। फार्मा को विश्वास नहीं होता है, लेकिन लोटे कहती है उसकी हैंडराइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो फिर फार्मा कहता है लेकिन लोटे तो अभी सिर्फ 9 साल की है। तो फिर लोटे कहने लगती है कि फार्मा भी तो अभी 10 ही साल का है ना। और लोटे जैसे भी हो सके वैसे फार्मा की मदद कराना चाहती है। वो सारे के सारे काम को अकेले ही कर सकती है, चाहे वो कोई भी काम हो। तो फिर फार्मा भी ये सुन के खुश हो जाता है और कहता है ठीक है
वो छोटे मोटे जॉब कर सकती है। लोटी ये सुन करके काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती है और फिर वो कहने लगती है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगी और फिर वो वहाँ पे से चली जाती है काम करने के लिए। इलान फिर कहने लगती है यहाँ पे लोटे के रहने से यहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा। फार्मा कहने लगता है लेकिन अभी भी उसे एक इंसान चाहिए जो कि डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंस को हैंडल कर सके। इलॉन कहती है क्या उसके पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है? तो फार्मा कहता है नहीं, लेकिन वो चाहता है एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि भरोसेमंद हो। और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा को जो कि फूल लेकर के वापस जा रहा रहता है घर पे, लेकिन वहाँ पे सारे सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा ही उदास रहते हैं। तभी वहाँ पे देखता है फार्मा एक इंसान को और कहता है मिस्टर सेड्रिक आखिर आप कहाँ पे जा रहे हैं? तो फिर वो कहते हैं कि वो आज ही से रिटायरमेंट ले रहे हैं। फार्मा ये सुन करके कहता है लेकिन उसके फादर ने उसे तो कुछ भी इसके बारे में नहीं बताया था। सारे स्टाफ कहने लगते हैं कि हाँ मास्टर ने अचानक से ही सेड्रिक को यहाँ से बाहर निकाल दिया है, जबकि वो तो यहाँ पे काफ़ी सालों से और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे। तो फिर सेड्रिक कहते हैं शायद मास्टर चाहते हैं कि मैं अब कंट्री के लिए भी काम करूं, इसलिए उन्होंने मुझे मेरे काम से आज़ाद कर दिया है ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। तभी वहाँ पे फार्मा कहने लगता है क्या वो उसके लिए काम करना चाहेंगे? सेड्रिक हाँ कह देते हैं। तो फिर फार्मा जाता है अपने फादर से परमिशन लेने के लिए। तो फिर ब्रूनो कहते हैं उन्होंने सेड्रिक को सारे के सारे काम से आज़ाद कर दिया है, तो अगर फार्मा चाहे तो वो उन्हें हायर कर सकता है। फार्मा ये सुन के काफ़ी खुश रहता है। तभी ब्रूनो वहाँ पे फार्मा के लिए गिफ्ट मंगवाते हैं जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा सा बॉक्स रहता है और उसके अंदर काफ़ी सारे सोने के सिक्के रहते हैं। ब्रूनो कहते हैं एक बिजनेस को चलाने में काफ़ी पैसा खर्च होता है और फार्मा इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है फार्मेसी को चलाने के लिए, लेकिन वो पैसे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जो देख करके फार्मा भी काफ़ी हैरान होता है। तो फिर ब्रूनो कहने लगते हैं कि उसके पास जितना ज़्यादा कैपिटल रहेगा उतना ही ज़्यादा उसके लिए अच्छा भी रहेगा और वो तो सिर्फ और सिर्फ इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं एक अच्छा फादर बनने के लिए। साथ ही साथ सेड्रिक बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल इंसान है और उसकी फार्मेसी के फाइनेंस के अंदर वो पूरी तरीके से उनके ऊपर भरोसा कर सकता है। फार्मा ही सुन के कहता है तो आखिर उन्होंने किस लिए सेड्रिक को यहाँ से बाहर निकाला? तो फिर ये सुन करके फार्मा के फादर कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन फार्मा वहीं पे समझ जाता है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही किया है। कि फार्मा सभी को अपनी फार्मेसी के बारे में बता रहा रहता है कि उसे एम्प्रेस ने इजाज़त दे दी है यहाँ पे फार्मेसी खोलने की और वो लोग यहाँ कैपिटल में रहने वाले सभी लोगों को फार्मेसी की चीज़ें देने वाले हैं जिससे उनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा अच्छी हो सके। और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा के पेरेंट्स भी ये सारी चीज़ें देख रहे थे, लेकिन सभी लोग ये देख करके हैरान रहते हैं कि वहाँ का डॉक्टर एक बच्चा है। जिसके बाद फार्मा अनाउंस कर देता है कि आगे की सभी चीज़ों के लिए उनकी फार्मेसी हमेशा ही खुली। और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा काफ़ी टाइम से पेशेंट का इंतज़ार कर रहा था लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं आता है। एलैन कहती है कि इस चीज़ में थोड़ा टाइम लग सकता है शुरुआत के अंदर, क्योंकि लोग वहीं पे जाना चाहते हैं जहाँ पे वो हमेशा जाते रहते हैं। इसके अलावा फार्मा एक आर्क ड्यूक का बेटा है जिसके कारण लोग उसके सामने आने से थोड़ा घबरा रहे हैं। फार्मा फिर सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए ताकि ज़्यादा सारे लोग उनके स्टोर के अंदर आ जाएं, क्योंकि उन सभी लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत है। तभी वहाँ पे आ जाती है लूटें काफ़ी सारे सर्वे करके, जिसके लिए उसने सिटी के अंदर रहने वाले अलग अलग लोगों से बातें की थी और फिर वो सारे के सारे सर्वे के रिजल्ट बताने लगती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा था कि उन लोगों को डर लगता है यहाँ पे आने के लिए क्योंकि बाहर एम्प्रेस का दिया हुआ सिंबल लगा हुआ है और साथ ही साथ रॉयल गार्ड भी खड़े हैं और उन्हें नहीं पता है कि एक नोबल से कैसे बात करते हैं। साथ ही साथ उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं कि वो एक नोबल की दुकान के अंदर जा सके। साथ ही साथ वहाँ का जो डॉक्टर है वो एक छोटा बच्चा है। फार्मा कहने लगता है बच्चे वाली चीज को तो लेकर के वो भी कुछ नहीं कर सकता है। इलान फिर कहने लगती है उनके पास काफी सारी दिक्कतें हैं और फिर सेड्रिक भी कहने लगते हैं लोगों को दवाइयों के बारे में नहीं पता है, ये काफी बुरी चीज है। आगे लोटे कहने लगती है कि एक नोबल के अंदर की शॉप की चीजें काफी ज्यादा महंगी रहेंगी, लेकिन फार्मा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फार्मा फिर एक तरीके के बारे में सोचने लगता है ताकि वो लोगों की गलतफहमी को दूर कर सके। सेड्रिक कहते हैं कैसा रहेगा अगर वो लोग अपने प्रोडक्ट को स्टोर के सामने ही सारे लोगों को दिखाए और उन्हें और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना होगा ताकि वो चीज़ों को बेहतर बना पाए। फार्मा कहता है हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक इंसान आता है
और फिर वो उनसे कहने लगता है 3 सेलर कैंडी के लिए जो कि सी सिकनेस से लोगों को बचाती हैं। फार्मा उन्हें वो सारी की सारी कैंडीज देना शुरू कर देता है और इलान और लोटी काफ़ी खुश रहती हैं क्योंकि वो बूढ़े इंसान उनके पहले रेगुलर कस्टमर हैं। इलान फिर सोचने लगती है पता नहीं और ज़्यादा कस्टमर कब आना शुरू करेंगे। वो बूढ़े इंसान बताते हैं कि उनके क्रू के अंदर के सभी लोगों को फार्मा की बनाई ये सी सिकनेस वाली कैंडी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी उन्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि बाहर कुछ लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं 2 लोगों के साथ और यही सारी चीज़ें फार्मा भी खड़ा होकर के देख रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं मास्क लगा करके और फार्मा उन्हें पहचान जाता है कि वो उसके पेरेंट्स हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग साथ में बैठ कर के बातें कर रहे रहते हैं, जिसके बाद फार्मा की मदर कहने लगती हैं कि फार्मा ने उन्हें पहचान लिया जबकि वो लोग तो वेश बदल के आए थे। फार्मा सोचने लगता है वो लोग इसे वेश बदलना कहते हैं। उसके बाद उसकी मदर पूछने लगती है फार्मा से कि आखिर काम कैसा चल रहा है। तो फिर फार्मा कहता है वो उन्हें आसपास की चीज़ें दिखाना चाहेगा और फिर वो उन्हें अच्छी तरीके से सारी चीज़ें दिखा देता है, जहाँ पे फार्मा के पास सारी मामूली चीज़ें और एक किचन और लैब भी रहती हैं, जो देख करके उसके फादर कहते हैं ये जगह तो सच में काफ़ी अच्छी है। लेकिन फिर वो फार्मा से पूछने लगते हैं कस्टमर्स के बारे में क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स ही उसके लिए सबसे मेन है। फार्मा कहता है कॉमनर्स को यहाँ पे ला पाना काफ़ी मुश्किल है। तो फिर वहाँ पे उसकी मदर कहने लगती है कि अगर उसे कॉमनर्स लाने हैं तो उन्हें अरिस्टोक्रेट के लिए कुछ कॉस्मेटिक बनाने चाहिए जिन्हें कॉमनर्स भी खरीद सकते हैं और उनकी प्राइस काफ़ी कम होनी चाहिए। फार्मा ये सुनकर के कहता है कॉस्मेटिक, और फिर वो सोचने लगता है उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में इस तरह के प्रोडक्ट बनाए थे जो कि इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। फार्मा कहने लगता है क्या वो कोई प्रोडक्ट भी बताना चाहेंगी। तो उसकी मदर कहने लगती है एक लोशन अच्छा रहेगा जिसकी स्मेल काफ़ी अच्छी हो। उसके बाद उसके फादर कहने लगते हैं कि फार्मा उनसे वादा करे कि वो किसी भी तरह का पाउडर फेस पे लगाने के लिए नहीं बनाएगा। ये सुन करके फार्मा की मदर कहने लगती है वो फिर से शुरू हो गई। तो फिर फार्मा के फादर कहते हैं क्योंकि इस तरह के पाउडर का इस्तेमाल करने से जो लड़कियां रहती हैं वो बहुत ही जल्दी मारी जा रही हैं और ये इनके मेडिसिन बनाने वाले उसूलों के बिल्कुल ही खिलाफ है। ये सारी चीज़ें सुन करके फार्मा भी सोचने लगता है ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के इंसान है क्योंकि पाउडर का इस्तेमाल करना बहुत ही हानिकारक है क्योंकि उन पाउडर्स के अंदर मरकरी और साथ ही साथ लेड जैसी चीज़ें रहती हैं जो कि उनकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। फार्मा फिर कहने लगते हैं ब्लड को बहाने वाली जो टेक्निक है वो भी बिल्कुल बेकार है क्योंकि उन्हें खुद की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है खूबसूरती को पाने के लिए। फार्मा की मदर कहने लगती हैं लेकिन आज के टाइम पे इसका काफ़ी ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। फार्मा के फादर कहते हैं उन्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी वाइफ ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुन कर के फार्मा की मदर काफ़ी खुश हो जाती हैं और वो दोनों अपने ही अलग चीज़ में बिजी हो जाते हैं। फार्मा फिर सोचने लगता है ये दोनों लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब है। तभी वहाँ पे एक इंसान आकर के कहता है कि उनकी यंग लेडी की तबीयत खराब हो गई है और यहाँ से डॉक्टर चले। तो फिर फार्मा उनके साथ वहाँ से जाने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यंग लेडी रहती है उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब रहती है, जिसके बाद फार्मा उन्हें चेक करने लगता है और पूछता है उन्हें भी कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती हैं। फार्मा फिर सोचता है ये अभी भी कॉन्शियस है और फिर वो अपनी डिवाइन आई का यूज़ करके देखने लगता है कि आखिर क्या दिक्कत है। उसे दिखाई देता है कि उनके हाथ के ऊपर कुछ चोटों के निशान हैं। फार्मा पहले तो सोचता है कि ये चोट के निशान गलती से लग गए होंगे, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये सारे के सारे कट बिल्कुल वेन के ऊपर लगाए गए हैं। यानी यहाँ पे भी अपने ब्लड को बहाया जा रहा था ताकि उनकी स्किन और भी ज़्यादा वाइट दिख सके और इसी के कारण उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई है। तभी यंग लेडी कहने लगती है क्या वो कोई डॉक्टर है। तो फार्मा हाँ कहता है और फिर वो कहने लगता है वो आखिर अपने ब्लड को वेस्ट क्यों कर रही है जब उनकी तबीयत ख़राब है और साथ ही साथ लगातार खुद वो चोट पहुंचाने की वजह से उनके हाथों के अंदर इन्फेक्शन भी हो गया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लेडी रो रही थी और कह रही थी कि वो जिस इंसान को पसंद करती हैं उसे वाइट स्किन वाली लड़कियां ज़्यादा पसंद है और इसी के कारण उस लड़के ने उन्हें छोड़ दिया है, इसीलिए वो भी अपनी स्किन को जितना हो सके उतना ज़्यादा वाइट करने की कोशिश कर रही हैं। फार्मा फिर कहने लगता है लेकिन इस तरह की चीज़ें करने से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। लोटे फिर पूछती है सेड्रिक से कि आखिर ये यंग लेडी है कौन। सेड्रिक बताते हैं कि ये एक मार्किस की बेटी है जो कि असल में
बिजनेस करते हैं। फार्मा फिर उन्हें कुछ दवाइयाँ दे देता है जिसकी मदद से उनका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा और उन्हें ये दिन में 3 बार खानी है। वो यंग लेडी कहती है उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ वाइट स्किन चाहिए ताकि वो जिस इंसान को पसंद करती है वो उनके पास वापस आ जाए, और वो रोना भी शुरू कर देती है। ये सारी चीज़ें सुन करके लोटी कहने लगती है क्या फार्मा इन यंग लेडी के लिए कुछ कर पाएगा। फार्मा फिर इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देता है और कहता है क्लोई से कि वो 1 हफ्ते के बाद यहाँ पे आ जाए और वो उनके लिए कॉस्मेटिक को तैयार करके रखेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा ने अपने फेस के ऊपर फेस मास्क लगाया था, जो देख करके सभी लोग कहने लगते हैं कि फार्मा की स्किन तो बहुत ही ज़्यादा वाइट लग रही है, लेकिन लोटे को ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फार्मा कहता है ये एक प्रोटोटाइप है जो कि उसने क्लोई के लिए बनाया है और उसने खुद के ऊपर पहली बार इसे टेस्ट किया है। लेकिन फिर इलान कहने लगती है मास्टर ने कहा था फेस पे लगाने वाले मेकअप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। फार्मा बताता है कि एक लोशन है और इसके अंदर मरकरी और लेड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सुनकर के इलान कहने लगती है आखिर इन दोनों मिनरल के अंदर क्या दिक्कत है। तो फिर फार्मा उसे बताता है क्योंकि ये दोनों ही जहरीले होते हैं और इनका स्किन के ऊपर इस्तेमाल करना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ अगर ये उनके मुंह के अंदर चला जाए तो इससे उनकी किडनी भी खराब हो सकती है। ये सुनकर कि इलान कहने लगती है तब तो उन्हें इन दोनों मिनरल को बैंड कर देना चाहिए कॉस्मेटिक के अंदर इस्तेमाल होने से। फार्मा कहता है इसके लिए उसने एम्प्रेस से बात की है। और फिर लोटे कहने लगती है फार्मा सच में बहुत ही बड़ा जीनियस है क्योंकि उसे लड़कियों की कॉस्मेटिक के बारे में भी सब कुछ पता है। और फिर वहाँ पे आ जाती है क्लोई अपने मेकअप के सामान को लेने के लिए। फार्मा कहता है उसने उसके लिए वो प्रोडक्ट बना दिया है जो उसे चाहिए और फिर वो दे देता है उसे मेकअप करने के लिए। क्लोई ये देख करके काफ़ी हैरान रहती है कि ये मेकअप एक पाउडर नहीं है। फार्मा बताता है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा फेस के लिए, ये एक तरह की खास क्रीम है। ये सुनकर के क्लोई कहती है क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो फार्मा उसे काफ़ी डिटेल में सभी चीज़ों के बारे में बताने लगता है, लेकिन आसान भाषा में ये अल्ट्रा वायलेट रेस को रोकता है जो कि सूरज से निकलती है और इससे क्लोई की स्किन का कलर चेंज नहीं होगा और हमेशा वाइट ही रहेगा। और एक बार क्रीम लगाने के बाद वो लोग एक स्पेशल तरह का पाउडर उसके ऊपर लगा सकते हैं जो कि उनके फेस के ऊपर लगने के बाद उसके ऊपर ही चमकना शुरू कर देगा। मेकअप करने के बाद ये देख के क्लोई काफ़ी हैरान रहती है और कहती है ये सारी चीज़ें उसके इस्तेमाल की हुई चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा ही अलग है। तो फिर फार्मा कहता है ये देखो ये है मेकअप रिमूवर और इसकी मदद से वो आराम से अपनी स्किन को साफ कर सकती है और उसकी स्किन भी वक्त के साथ बेहतर हो जाएगी और वो अपनी मनचाही स्किन पा सकती है बिना किसी भी पाउडर का इस्तेमाल किए हुए। ये सुनकर के क्लोई फार्मा को शुक्रिया कहने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है लोटे को जो कि अपने प्रोडक्ट के सैंपल सभी लोगों को बांट रही थी, ये कहते हुए कि इसका इस्तेमाल नोबल भी करते हैं और वो भी इसका इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं और सभी लोग उसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बूढ़ी सी लेडी आकर के कहती है क्या वो ये प्रोडक्ट ले सकती है। तो फिर लोटे हाँ कह देती है। वो लेडी सुनकर के हैरान रहती है क्योंकि उन्होंने ये सुना था कि इसका इस्तेमाल नोबल्स भी करते हैं। जिसके बाद लोटे मुस्कुराते हुए कहती है खूबसूरती सभी लोगों का हक है। और फिर हमें दिखाया जाता है देखते ही देखते उनकी फार्मेसी के अंदर काफ़ी सारे लोग रेगुलर कस्टमर के तौर पे जाने लगे हैं और जो लोग उनके रेगुलर कस्टमर हैं वो बाकी लोगों को भी उनकी फार्मेसी रेकमेंड कर रहे हैं। फार्मर ये सारी चीज़ें देख करके काफ़ी ज़्यादा ही हैरान रहता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो धीमे धीमे करके और भी बिजी हो जाता है। तभी वहाँ पे क्लोई कहने लगती है क्या फिर से सारी चीज़ें बिक गई हैं, क्योंकि क्लोई यहाँ पे लाई थी अपने दोस्तों को। फार्मा फिर क्लोई को सॉरी कह रहा है क्योंकि वो लोग यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं और डिमांड अचानक से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ फार्मा के पास स्टाफ की भी काफ़ी कमी। क्लोई ये सुनकर के कहने लगती है कि वो उसकी इस चीज़ में मदद कर सकती है क्योंकि उसकी फैमिली काफ़ी सारे फार्मासिस्ट को जानती है। सेड्रिक भी कहने लगता है कि जो क्लोई की फैमिली है चैटलिन फैमिली, उनके साथ वो सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रख लेगा और वो लोग नई ब्रांच खोल सकते हैं अपनी फार्मेसी की। ये सुनकर के फार्मा काफ़ी खुश रहता है। आगे में दिखाया जाता है फार्मा आ जाता है उनकी नई खुली हुई फार्मेसी की ब्रांच के अंदर और उनकी इस फार्मेसी का नाम है मेडिक्यू। ये सुनने के बाद फार्मा कहता है ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी कर दी हैं। जिसके बाद वहाँ पे क्लोई बुला लेती है उन सभी फार्मासिस्ट को जो कि यहाँ पे काम करेंगी। ये सारी की सारी फार्मासिस्ट असल में लेडीज़ है जो कि प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बाद इन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिला।
लेकिन अब वो लोग यहाँ पे काम कर सकती हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। फार्मा कहता है क्लोई का ये आइडिया सच में कमाल का है और ये सारी की सारी लेडीज पहले भी काम कर चुकी हैं, इसलिए इनके पास एक्सपीरियंस भी होगा। आखिर में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आ जाती है लोटी नए सर्वे का रिजल्ट लेकर के, जिसके अंदर लोगों ने लिखा रहता है कि वो इस फार्मेसी के अंदर रेगुलरली जाते रहते हैं और यहाँ का पानी भी बहुत अच्छा है, यहाँ के जो कॉस्मेटिक है वो भी बहुत ही अच्छे हैं और साथ ही साथ लोगों ने फार्मा को लेकर के अपनी सोच को भी बदल लिया है क्योंकि वो बच्चा होने के बाद भी काबिल हैं। सेड्रिक भी फिर कहने लगते हैं उनकी फार्मेसी अब एक सही रास्ते पे आ गई है। फार्मा कहता है ये सारी की सारी चीजें उन सभी लोगों की वजह से ही हो पा रही हैं और वो लोग स्टोर को इसी तरीके से आगे बढ़ाते भी रहेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फार्मा आ जाता है एम्प्रेस के पास और उन्हें अपने बनाए हुए कुछ मेकअप दे देता है। एम्प्रेस ये सुनकर के कहती है तो पूरी सिटी के अंदर इसी चीज के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन फिर वो फार्मा से कहने लगती है कि वो कोई भी नया प्रोडक्ट बनाए तो सबसे पहले वो उनके पास ले करके आए। फार्मा कहता है उसने पहले ही इस तरह का एक प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है उनके लिए, जिसके बाद फार्मा एम्प्रेस को बताता है कि इसे लिप बाम कहते हैं और इसे होठों पे लगाया जाता है। वो जैसे ही उसे अपने होठों पे लगाती हैं वो चमकना शुरू कर देते हैं, जो देख करके सभी लोग काफी हैरान होते हैं। लेकिन फिर एम्प्रेस कहने लगती हैं उन्होंने मरकरी और लेड के ऊपर बैन तो लगा दिया है, लेकिन इसे उनकी कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म होने जा रही है, इसीलिए वो चाहती है कि फार्मा अपनी कॉस्मेटिक बनाने के मेथड को पब्लिक कर दे ताकि बाकी के कंपनी के लोग भी इसका इस्तेमाल कर पाए और साथ ही साथ वो अपने स्टोर के अंदर की चीजों के प्राइस को भी बढ़ा दे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक अमीर इंसान को ही फायदा नहीं होना चाहिए, बाकी के लोगों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए ताकि कॉमनर्स के भी बिजनेस इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ सके। फार्मा ये सुनकर के कहता है ठीक है, वो सारी चीजें समझ गया और वो वही करेगा जो एम्प्रेस ने कहा है। एक बहुत ही सुंदर जगह को जहाँ पे फार्मा की फैमिली आई हुई थी और फिर फार्मा सोचने लगता है तो ये वही जगह है जो कि एम्प्रेस ने फादर को दी है। जिसके बाद हमें वहाँ के केयरटेकर को दिखाया जाता है जो कि ब्रूनो को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो सभी लोग काफी खुश रहते हैं ब्रूनो को वहाँ पे देख करके। आगे वो लोग सारी की सारी रिपोर्ट को ध्यान से देखना शुरू कर देते हैं। फार्मा फिर सोचने लगता है उन्हें एम्प्रेस ने ये जगह दे दी है जिसे एम्पायर का गेटवे कहते हैं, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा मेडिकल हर्ब भी यहीं पे उगती हैं। तभी केयरटेकर कहने लगते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को नेदरलैंड की एक रॉयल फैमिली चलाती है। ये सुनकर के ब्रूनो कहते हैं क्या इसकी वजह से ट्रेड के अंदर दिक्कत हो रही है? तो फिर वो कहते हैं हाँ। तो फिर ब्रूनो कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा नुकसान तो सह ही सकते हैं, हमें भी लोगों के भले के बारे में सोचने की जरूरत है। जिसके बाद ब्रूनो कहते हैं फार्मा से बाहर जाकर के खेलने के लिए और फिर फार्मा बाहर आ जाता है जहाँ पे लोटे और साथ ही साथ ब्लांच रेत की मदद से किले को बना रही थी। तभी ब्लांच कहने लगती है कि वो पानी के अंदर जाना चाहती है लोटे के साथ, लेकिन फार्मा कहता है फादर ने पानी में जाने से मना किया है, लेकिन ब्लांच जिद करना शुरू कर देती है और फिर वहाँ पे लोटे भी जिद करने लगती है फार्मा से कि उसे भी पानी के अंदर जाना है और आखिर में जाकर के फार्मा को भी हार माननी ही पड़ जाती है, जिससे वो दोनों ही काफ़ी खुश जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहीं पे इलान भी बैठी रहती है जो कि जा रही रहती है अब थोड़ी देर स्विमिंग करने के लिए। फार्मा कहता है क्या उसके पास भी स्विमिंग ड्रेस है, लेकिन इलान कहती है आखिर इसकी क्या ज़रूरत है, जो सुन करके फार्मा काफ़ी हैरान रहता है। उसके बाद इलान कहने लगती है फार्मा से क्या वो तैरने के लिए नहीं चलेगा? फार्मा कहता है नहीं, वो बस अभी यहीं पे बैठना चाहता है और फिर वो देखने लगता है ब्लांच और लोटे को पानी से खेलते हुए, जहाँ पे उसे ब्लांच के तौर पे उसकी बहन दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी बहन ने भी पहले कहा था फार्मा से पानी में चल करके खेलने के लिए, लेकिन फार्मा ने उसे जवाब दिया था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो उसके साथ खेलने के लिए चलेगा। जिसके बाद फार्मा की बहन वही जमीन पे लेट जाती है और कहती है आखिर वो फार्मा के साथ पानी में कब खेल पाएगी? फार्मा कहता है शायद अगले साल जब तुम 5 साल की हो जाओगी। ये सुनकर कि उसकी बहन उससे प्रॉमिस करवाती है, लेकिन उसके अगले साल ही पता चलता है कि उसकी बहन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उसकी जो बीमारी है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। जिसके बाद फार्मा वहीं पे बैठ कर के रोने लगता है और फिर उसे ब्लांच के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि पानी में डूब रही थी। इलान भी ब्लांच को बचाने के लिए जा रही रहती है, लेकिन उसे पानी में तैरने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फार्मा तभी बहुत ही तेज़ी के साथ पानी में तैरना शुरू कर देता है। फार्मा फिर सोचने लगता है क्या वो अपनी इस जिंदगी में भी अपनी छोटी बहन को खो देगा
और उसके बाद ये सोचते ही उसके अंदर से काफ़ी तेज़ रोशनी बाहर की ओर निकलती है। उस रोशनी की वजह से वहाँ का पानी भी हवा में उछल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लांच ज़मीन के ऊपर गिरी रहती है और वहाँ पे जो पानी रहता है वो एक दीवार बना करके रुक गया था और वहाँ के बीच का पानी गायब हो गया था। तभी वहाँ पे इलान भी उठ जाती है और वो भी ये देख करके काफ़ी हैरान रहती है और फिर वो सोचने लगती है कि आखिर ये है क्या। इस तरीके से समुंदर के बीच का पानी गायब हो गया है और ये ज़मीन पूरी तरीके से सूखी हुई है, यानी कि फार्मर ने यहाँ के पानी को सिर्फ और सिर्फ हटाया ही नहीं है बल्कि उसे पूरी तरीके से ही ख़त्म कर दिया है, जिसके बारे में सोच करके वो काफ़ी हैरान रहती है। और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा ब्लांच को लेकर के आ जाता है किनारे पे। ब्लांच फिर फार्मा को पकड़ करके रोने लगती है। फार्मा कहता है वो ठीक है ना। फिर वो डिवाइन आई की मदद से उसकी बॉडी को चेक करता है और कहता है लगता है अब सब कुछ ठीक है। तभी वहाँ पे पूछने लगती है इलियान कि आखिर उसने वहाँ पे आखिर किया क्या था। फार्मा कहता है उसे अभी पूरी तरीके से नहीं पता है, लेकिन उसने वहाँ पे शायद नेगेटिव एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया था। इलान कहती है लेकिन नेगेटिव एट्रीब्यूट की मदद से वो लोग किसी चीज़ को कम कर सकते हैं, ना कि पूरी तरीके से ख़त्म। लेकिन फार्मा ने उसे जड़ से ही ख़त्म कर दिया, यानी फार्मा ने उस चीज़ की एग्जिस्टेंस को ही बदल दिया। फार्मा ये सुन करके काफ़ी ज़्यादा ही उदास होता है और सोचने लगता है उसने काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। लेकिन तभी इलान कहती है उसने जो भी किया वो अच्छा किया, क्योंकि इलान अपने डिवाइन आर्ट की मदद से ब्लांच को नहीं बचा पाती, लेकिन फार्मा ने ये कर दिखाया है। फार्मा फिर अपनी छोटी बहन के बारे में भी सोचने लगता है और फिर वो सोचता है ब्लांच के बारे में, जिसके बाद वो ब्लांच को पकड़ लेता है और कहता है मैं अपनी बहन को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है फार्मा बैठ करके सोच रहा था। उसने तो सिर्फ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल के बारे में सोचा था, लेकिन वहाँ पे तो पानी का नामो निशान नहीं था, यानी कि उसने पूरी तरीके से वहाँ के पानी को ही ख़त्म कर दिया और साथ ही साथ उसके अंदर की सभी चीज़ों को भी। उनकी ह्यूमन बॉडी भी पानी की बनी हुई है, इसलिए वो अपनी ताकत की मदद से इंसानों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। और अगर वो ब्लांच को नुकसान पहुँचा देता तो। तभी वहाँ पे आ जाती है लोटे और पूछने लगती है फार्मा से क्या उसे कुछ चाहिए। फार्मा कहता है नहीं, और आज जो भी चीज़ें हुई उसके बाद लोटे भी काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी, तो वो जाकर के आराम कर ले। लोटे फिर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो फार्मा को देखती है जो कि काफ़ी चिंता और उदासी में रहता है। उसके बाद वो कहने लगती है कि आज जो कुछ भी हुआ, तो फिर फार्मा कहता है हाँ उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। उसे पता है कि उसने लोटे को डरा दिया है। लोटे कहती है नहीं, वो उसके डिवाइन आर्ट को देख करके नहीं डरी है, बल्कि वो तो कहना चाहती है कि उसने ओशन के अंदर अचानक से छलांग लगा के एक हीरो के जैसा काम किया है और वो उससे माफ़ी मांगना चाहती है क्योंकि वो उसकी छोटी बहन को बचा नहीं पाई, जबकि ये उसका काम है। फार्मा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें वैसे भी तैरना नहीं आता है और तुमने अच्छा किया कि तुम किनारे पे ही रुकी रही, और तुम भी मेरे लिए मेरी फैमिली की जितनी ही इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को किसी भी खतरे में ना डालो। ये बात सुन करके लोटे काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती है और रोना भी शुरू कर देती है, जिसके बाद वो घुटनों पे बैठ जाती है। तो फार्मा कहता है उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोटे कहती है वो उसके शब्दों को ज़िंदगी भर याद रखेगी। फिर हमें दिखाया जाता है एक चर्च को, जहाँ पे काफ़ी सारे जो प्रीस्ट रहते हैं वो बातें कर रहे रहते हैं कि ऑर्फनेज के एक लड़के ने देखा एक दूसरे लड़के को जिसे समुंदर के बीच का पानी ही गायब कर दिया। उस लड़के की एक पूंछ भी है और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना दिखता है। आगे वो बताते हैं कि वहाँ का जो ऑर्फनेज के पास का प्रीस्ट था वो उस जगह पे गया और उसे पता चला कि वहाँ पे डिवाइन पावर का इस्तेमाल किया गया है, और उन्हें ये भी पता चल गया है कि उस लड़के की कोई भी शैडो नहीं है, और अगर ये सारी चीज़ें सच है तो फिर उन्हें उस लड़के को ख़त्म करना होगा। देन हमें दिखाया जाता है पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी को, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और फार्मर सोचने लगता है आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो फिर इलान कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग ट्रिप पे गए थे और उन्हें फार्मेसी को थोड़े टाइम तक बंद करना पड़ा था, और अभी उनकी जो मेडिसिन है वो भी काफ़ी अच्छे से बिक रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दो प्रीस्ट खड़े रहते हैं, जिन्हें देख करके फार्मर सोचने लगता है आखिर ये लोग कौन है और आखिर इन्हें क्या चाहिए। वो दोनों प्रीस्ट लगातार ही फार्मा को घूरे जा रहे थे, जिसके बाद फार्मा इलान से पूछता है आखिर ये लोग है कौन। इलान कहती है उन्हें देख करके नहीं लगता कि वो कोई फार्मासिस्ट है, और वो लगातार सिर्फ और सिर्फ फार्मा को ही देख रहे हैं। लोटी भी कहने लगती है कि उसने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था और ना ही वो लोग शेल्फ के ऊपर रखी हुई मेडिसिन के ऊपर ध्यान दे रहे थे। इलान कहती है उनके जो कपड़े हैं वो यहाँ की सिटी से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, और उनके रोब को देख करके लगता है कि वो किसी टेम्पल के प्रीस्ट हैं। ये सुन करके लोटी कहती है
तो आखिर वो लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं और क्या उन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में गार्ड्स को बताना चाहिए? फार्मा कहता है नहीं, इस तरह की चीज़ें उन्हें अपने गेस्ट के साथ नहीं करनी चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है गार्ड्स को जो कि खड़े रहते हैं फार्मेसी के बाहर। लेकिन तभी बहुत ही तेज़ी के साथ एक घोड़ा गाड़ी उनकी ओर आती है और फिर हमें दिखाया जाता है जो ब्रूनो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे रहते हैं उन गार्ड के ऊपर कि आखिर उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं और वो फार्मेसी के अंदर इस तरीके से दरवाज़ा तोड़ के कैसे चले गए। गार्ड कहते हैं ये सारी चीज़ें बहुत ही अचानक से हो गई और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए हैं। केयर टेकर ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कहने लगते हैं आखिर इतनी ज़्यादा हिम्मत किसकी है। तो फिर ब्रूनो कहते हैं जो ये सारे मेडिकल गिल्ड वगैरह हैं ये लोग नहीं चाहते कि कोई इंसान यहाँ पे किसी नई तरह की दवाई को बेचे, इसीलिए शायद वो लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर ब्रूनो कहते हैं गार्ड से जाकर के एम्प्रेस को इन सभी चीज़ों के बारे में बताने के लिए। फार्मा कहता है कि उसे भी जाकर के एक बार फार्मेसी को चेक करना चाहिए, लेकिन ब्रूनो कहते हैं जिसने भी ये किया है उसने मेर्सिडीज फैमिली के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। फार्मा सोचने लगता है क्या ये सारी चीज़ें मेडिकल गिल्ड के लोगों ने कराई है या फिर उन वाइट कपड़ों वालों ने। फिर फार्मा कहता है ब्रूनो से कि अभी उन्हें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हो सकता है इससे दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ जाए। ब्रूनो फार्मा की बात मान लेते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मेसी को जहाँ पे काफ़ी सारा कचरा आ गया था और सभी लोग उसे साफ करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद सेड्रिक कहते हैं कि जो कैरेज है वो अंदर तक आ गई थी और इसी कारण ये जगह इतनी गंदी हो गई है। फिर वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे क्लीन का, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता है। फार्मा कहता है इसकी तो स्मेल काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और फिर सेड्रिक कहने लगते हैं कि उन्हें इन सभी चीज़ों को साफ करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो फार्मेसी के ऊपर के फ्लोर हैं वो बिल्कुल भी गंदे नहीं हैं और बिल्कुल सही तरीके से है। लेकिन अभी के लिए उन लोगों को मेडिसिन्स को क्लोई की शॉप से ही सेल करना होगा और हो सकता है ये काम करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन उन्हें ऐसा करना ही होगा। फार्मा कहता है ये सुन के उसे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन उसे भी यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं उन्हीं ओल्ड मैन को जो कि वहाँ पे अपने क्रू के साथ आ गए थे और उनकी क्रू के अंदर काफ़ी सारे ताकतवर लोग थे जो कि इस काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें फार्मा की बनाई हुई सेलर कैंडी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फार्मा उनकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है और फिर वो कहते हैं हाँ इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो फार्मा। और फिर वो सभी चले जाते हैं आगे काम करने के लिए। फार्मा फिर देखता है वहाँ पे सभी लोग कह रहे रहते हैं कि फार्मा को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे क्योंकि फार्मा ये सही दवाई उनके लिए ही बना रहा था। और फिर टाउन के लोग भी फार्मेसी को साफ करने में मदद करने लगते हैं, जो देख कर के फार्मा और सेड्रिक काफ़ी खुश रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़की आ जाती है फार्मा की मदद लेने के लिए क्योंकि उसके फादर धूप की वजह से बेहोश हो गए हैं। उसके बाद वो कहने लगती है उसने उन्हें उठाने की कोशिश भी की लेकिन वो उठ भी नहीं रहे हैं। सभी लोग कहते हैं फार्मा से वहाँ पे जा करके उनका इलाज करने के लिए और बाकी सारी चीज़ें वो लोग खुद ही संभाल लेंगे। फार्मा उनकी बात को सुन करके काफ़ी खुश होता है और वहाँ पे से उस लड़की को लेकर के जाने लगता है और उस लड़की का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन फार्मा इन सभी चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय सोचने लगता है कि उसने फर्स्ट एड की सारी चीज़ें ले ली हैं और अब वो उसके फादर का इलाज कर सकता है। वो लड़की तभी फार्मा से कहती है कि वो उस हिल के ऊपर है। फार्मा वहाँ पे आ जाता है और सोचने लगता है ये जगह सिटी से काफ़ी दूर है, लेकिन तभी वो देखता है वो लड़की गायब हो गई है। और फिर वहाँ पे वाइट कपड़े पहन करके चर्च के प्रीस्ट आ जाते हैं और फार्मा ये देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो प्रीस्ट फिर कहने लगते हैं तुम ही वो लड़की हो ना जिसे समंदर के बीच के पानी को गायब कर दिया था और जिसकी परछाई भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे होली किंगडम से आए हैं तुम्हारे बारे